हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम और आज हम SN2 रिएक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियोस पहुंच सके और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं SN2 रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। उसके पहले हम ओवरऑल रिएक्शन क्या आएंगी वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, अल्किल हलाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। साथ में एक रिएजेंट जो कि न्यूक्लियोफाइल हमको डोनेट करेगा और लगेगा एक सॉल्वेंट जो कि हम ले रहे हैं एसीटोन, ठीक है। बाकी के भी सॉल्वेंट से DMSO भी ले सकते हैं, बट हमको याद क्या रखना है कि जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो पोलर होना चाहिए और अप्रोटिक होना चाहिए। SN1 में हम प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे, क्यों वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, ROH फॉर्मेशन होगा और साथ में NaX जो है वो बाय प्रोडक्ट करके निकलेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये जो X है वो रिप्लेस हो रहा है OH से। अब X के जगह पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। S स्टैंड फॉर सब्सटीट्यूशन। अब सब्सटीट्यूशन किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। OH निगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन हो रहा है, इसलिए SN सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। और 2 क्यों लिखा है, क्योंकि वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। जब हम RDS लेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो उसमें ये दोनों भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसलिए हमने 2 लिखा है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। यहाँ तक के क्लियर है। अगर आपको मॉलिकुलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और RDS ये चीज़ें अगर क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, SN1 का जो वीडियो है उसमें आपको उसको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा। तो देखते हैं मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम वेज कन्फर्मेशन में लिखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है वो रिटेंशन रख रहा है या इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं C हाइड्रोजन जो कि प्लेन में है, X जो कि हलाइड रहेगा और प्लेन में रहेगा, एक बिलो द प्लेन है इसलिए हमको इसको डैश से लिख रहे हैं H, और एक रहेगा हमारा अबाव द प्लेन, इसलिए इसको लिखेंगे हम ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको हमको एक चीज़ इसके बारे में पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आता है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आता है। ये चीज़ें तो हमको क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हम जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं जो NaOH है, ठीक है, NaOH में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, OH निगेटिव, जो कि निगेटिवली चार्ज रहेगा वही अटैक करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, NaOH का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से वो क्या करेगा, इसको ब्रेक करने के लिए मदद करेगा। ब्रेक नहीं करेगा वो खुद ब्रेक करेगा क्या, नहीं, वो क्या करेंगे, इसको वीक कर देगा। ये वाला जो बॉन्ड है ऑलरेडी तो ये सेपरेट हो चुका है ना, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव तो आ गया है, अब इसको और वीक कर देगा कौन, NaOH, ठीक है, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक उसका कांस्टेंट अच्छा है। अब क्या होगा, हमको इसका अटैक करवाना है, एक तो फ्रंट साइड अटैक कर सकता है या बैक साइड, बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है, बराबर है, और हमारा OH निगेटिव ही है। अब ये दोनों निगेटिव होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो X है वो इसको यहाँ से तो जाने नहीं देगा, बराबर है, क्यों, क्योंकि ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये OH क्या करता है बेचारा, ये यहाँ से आता है और बैक साइड अटैक शो करेगा, बराबर है। बैक साइड से आ रहा है तो क्या होगा, ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये जो X है वो निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है, टेट्रा वैलेंसी है, वो 4 ही बॉन्ड रख सकता है। अगर OH आएगा तो X को निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे बनेगा वो देखते हैं। ये हो गया कार्बन हमारा, हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको ऐसे क्यों लिखा, ये तो इस साइड में बेंड था, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये जब पीछे से अटैक करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे और ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, OH से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बराबर है। अब मैंने इसको डॉट डॉट में क्यों लिखा, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, कंप्लीट बॉन्ड अब तक बना नहीं है, इसलिए उसको डॉट डॉट से दिखाया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड अब तक टूटा नहीं है बट टूटने वाला है, इसलिए इसको डॉट डॉट से दिखाया, बराबर है। ये होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट। क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है,
सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन के पहले बीच में जो स्टेट आती है, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमारा जो सबस्ट्रेट है वो रुकता है, वो हो गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट। ये स्लोएस्ट स्टेप है। अब स्लोएस्ट है ना, बहुत स्लोएस्ट नहीं है। कितनी स्लोएस्ट है? तो 10⁻⁻⁻6 सेकंड में ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी स्लोएस्ट है। तो अब क्या होगा, ये तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का काम चालू है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और ये एक्स जो है वो निकल जाएगा। बराबर, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक्स निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि ये बैक साइड अटैक कर रहा है, यहाँ से एक्स निकल जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा OHC। हाइड्रोजन तो प्लेन में ही था तो इसको प्लेन में लिख लिए, और ये अबाउ द प्लेन, ये हो गया हमारा बिलो द प्लेन। अब आप एक देख सकते हैं कि यहाँ का और यहाँ का जो सब्सटेंस है, यहाँ का कंपाउंड, यहाँ का कंपाउंड, वो एग्जैक्टली अपोजिट शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो हाइड्रोजन है वो इस साइड में है, यहाँ पे हाइड्रोजन इस साइड में आ गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये बैक साइड अटैक जब किया तो ये रिलैक्स हो गए पहले, रिलैक्स होने के बाद इधर मुड़ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ का ग्रुप चला गया तो यहाँ पे जगह बच गई थी, तो इस साइड आ गए। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे, क्या हो रहा है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो बैक साइड अटैक होने की वजह से इन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट क्यों बना? क्योंकि अटैक कौन सा हुआ? बैक साइड अटैक हुआ। बराबर है। और हमने SN1 रिएक्शन में देख चुके हैं कि जब जब बैक साइड अटैक होगा तो प्रोडक्ट हमारा कौन सा रहेगा? इन्वर्जन रहेगा। अगर फ्रंट साइड अटैक हुआ तो रिटेंशन प्रोडक्ट रहता है। अब SN1 में दोनों भी प्रोडक्ट बनते थे, यहाँ पे दोनों भी प्रोडक्ट बनने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो OH है वो यहाँ से अटैक नहीं कर सकता है, वहाँ पे कर सकता था SN1 में। क्यों कर सकता था? क्योंकि कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो रहा था, 2 स्टेप रिएक्शन थी। यहाँ पे तो सब सिंगल स्टेप में हो रहा है। और ये जो पूरी स्टेप है, ये कौन सी स्टेप है? स्लोएस्ट स्टेप है। कौन सी स्टेप है? स्लोएस्ट। अब स्लोएस्ट स्टेप बोला तो आपको समझ गया होगा ये कौन सी स्टेप रहेगी? हमारी RDS रहेंगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेंगी। और आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में आ रही होंगी कि ये जो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल भी है और सबस्ट्रेट भी है। बराबर है ना? न्यूक्लियोफाइल भी है और सबस्ट्रेट भी है, यानी कि हमारा जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? दोनों के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे मैंने बोला था 2 स्टैंड फॉर बाय मॉलिक्यूलर, तो दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी और हमारा जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर भी। तो ये हो गया हमारा पूरा रिएक्शन। अब देखते हैं रेट क्या रहेगा इसका। अब रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इसमें काय के साथ? RX और न्यूक्लियोफाइल। बराबर है? न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी निकालना है तो रेट इज इक्वल टू K RX और न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है हमारा? OH निगेटिव, और RX क्या है? CH3X। बराबर है? तो ये हो गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन। तो इसमें हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर है हमारा 2। ऑर्डर क्या रहेगा? 2। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? अब आगे का देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है, अगर आपको ये अच्छे से समझ गया तो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो OH है जो यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो यहाँ के तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑलरेडी बॉन्डिंग में है। बराबर है? ऑलरेडी उसने बॉन्ड फॉर्मेशन करके रखा है। तो ये जो OH निगेटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो वो कहाँ पे जाएंगे? OH माइनस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो कहाँ पे करेगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में करेगा या फिर एंटी बॉन्डिंग में करेगा? ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से समझा है तो आपको इसका आंसर आना ही चाहिए। बॉन्डिंग में डोनेट करेगा या फिर एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा? अब जो हमने रिएक्शन देखी उसके रिगार्डिंग कुछ जो फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली फैक्ट हमारी क्या है कि इसमें नो कार्बोकटायन फॉर्मेशन, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, SN1 में इसका फॉर्मेशन होता था, SN1 में फॉर्मेशन होता था, बट SN2 में नहीं होगा। क्यों SN2 में नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो है वो जो ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, वो निकल नहीं रहा है, वो निकल के 2 स्टेप रिएक्शन नहीं शो कर रहा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसलिए SN2 में कार्बोकटायन फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा क्या फैक्ट है? ये जो है वो हमको स्टेबल
ट्रांजिशन स्टेट देता है, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट दे रहा है, TS, बराबर है। जो हमने देखा था 10⁻⁻6 सेकंड वो लगाता है, तो वो हो गया हमारा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, और जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट रहेगा उतना रिएक्शन फास्टर होता है, ठीक है। अब थर्ड फैक्ट क्या है, सॉल्वेंट जो हमने यूज़ किया। अब सॉल्वेंट का जो है हमको पोलर लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ रहा है पोलर? क्योंकि हमको वो जो बॉन्ड था R और X का उसको ब्रेक करना है, बराबर है। तो हमको पोलर तो लगेगा बॉन्ड सेपरेशन करवाने के लिए, पोलर सॉल्वेंट लगेगा, बट हमको आप्रोटिक लग रहा था, बराबर है, आप्रोटिक लग रहा था। अब आप्रोटिक का मतलब क्या होता है? जो H डोनेशन नहीं करेगा, जो हाइड्रोजन डोनेट नहीं करेगा, जैसे कि हमारा एसीटोन हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें हाइड्रोजन डोनेशन के लिए चांस ही नहीं है, बट ये पोलर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बराबर। ये पोलर है बट क्या है? आप्रोटिक सॉल्वेंट है, समझ रहे हैं। अब इसमें आप्रोटिक क्यों लग रहा है और SN1 में प्रोटिक क्यों लग रहा था? क्योंकि SN1 में जो RX का X निकलता था, ठीक है, जैसे कि हमने क्लोरीन लिया था, वो जो क्लोरीन निकल रहा था उसको बाइंडेड रखने के लिए हमको क्या लग रहा था? प्रोटिक सॉल्वेंट लग रहा था। अगर आपको याद होगा तो आप देखिए, इस तरह का कुछ होता था, उसको क्या करते थे हम? बाइंड करके रखते थे ताकि वो वापस से अटैक ना करे। तो ऐसा बाइंडिंग इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। SN जो रिएक्शन हम देख रहे हैं अभी SN2 का, उसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमको क्या है? सॉल्वेंट जो है वो पोलर और साथ में आप्रोटिक सॉल्वेंट लगेगा। अब ये जो रिएक्शन हो रही है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी, बराबर है। क्यों एक्सोथर्मिक होंगी? जब हम ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट एक एक्सोथर्मिक के बारे में आपको एक याद रखना है कि ये जो है वो लो टेम्परेचर पे होगी, ठीक है। कुछ कुछ किताब में दे के रखता है, थोड़ा सा ऐसे हीटिंग का साइन दे के रखते हैं, यानी कि बहुत ट्रेमेंडस हीट नहीं करते, थोड़ा सा हीट करते हैं ताकि रिएक्शन फास्टर हो, ठीक है। बट ये हमारी रिएक्शन लो टेम्परेचर पे ही होगी। और फिफ्थ वाला फैक्ट क्या है इसका? रेट जो है वो दोनों के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर एंड रिएजेंट के ऊपर, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर और अल्किल हलाइड, इन दोनों के ऊपर हमारा रेट डिपेंडेंट है। अब हम देख लेते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला हमारा क्या है? एज यूजुअल नेचर ऑफ अल्किल हलाइड। क्या है? नेचर ऑफ अल्किल हलाइड। जो अल्किल हलाइड हमने यूज़ किया था उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर हमारा सब कुछ डिपेंड रहेगा, ठीक है। वो टर्शरी है या सेकेंडरी है या प्राइमरी है या ज़ीरो ऑर्डर है CH3X, उसके ऊपर हमारा सब कुछ डिपेंड रहेगा। बट इसको लर्न करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन है उसमें रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्टेरिक हिंडरेंस से। स्टेरिक हिंडरेंस। अब स्टेरिक हिंडरेंस क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो टर्शरी है, तो ऐसे हम लिख लेते हैं CH3 और CH3, और यहाँ पे X टर्शरी अल्किल हलाइड हमने लिख लिया। अब इसमें जब बैक साइड अटैक होगा तो ये जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे भी इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन फैले हुए होंगे। अब OH जो निगेटिव आएगा, आगे से तो आ नहीं पा रहा था, आएगा कहाँ से? पीछे से। जब ये बैक साइड अटैक करने जाएगा तो यहाँ पे भी तो क्या है? ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे क्राउड बहुत है। अब क्राउड जितना ज़्यादा, इसको आने में तकलीफ उतनी ज़्यादा, इसीलिए रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना क्राउड कम उतना OH जो है न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा वो फट से जाके अटैक कर सकता है, क्योंकि क्राउड कम रहेगा। इसलिए जितना रेट बढ़ेगा उतना स्टेरिक हिंड्रेंस कम, या फिर जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम उतना ही हमारा रेट ज़्यादा। इस हिसाब से ये जो ऑर्डर है हमारा ये कैसे आएगा? इस तरह का कुछ ऑर्डर हमारा आएगा। क्यों? क्योंकि CH3X में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम रहेगा, बराबर है। यहाँ पे OH जो है वो पट से आके अटैक कर सकता है, यहाँ पे टर्शरी में नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा रेट किसका रहेगा? CH3X का, और सबसे कम रहेगा टर्शरी अल्किल हलाइड का। यहाँ तक कि समझ गया। बट इसके ऊपर भी एक फिनोमेनॉन है, इसके ऊपर भी एक फिनोमेनॉन जो है वो भारी पड़ता है। कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी? स्टेबिलिटी ऑफ
TS, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा रेट हमारा क्या रहेगा SN2 का। कैसे? अगर मैं बोलता हूँ ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो पीछे से अटैक कर रहा है, ये हमारा कार्बन है और ये है हमारा अल्किल हैलाइड ग्रुप, ठीक है। अब ये भी निगेटिवली चार्ज है, ये भी निगेटिवली चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिवली, पार्शियल चार्जेस है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच कर देता हूँ तो क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स सबके खींच लेगा और इसको स्टेबल बना लेगा, बराबर है। जितने इलेक्ट्रॉन कम उतना वो स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, इसका नेगेटिव चार्ज वो क्या करेगा, खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, वो उसको पूरी तरह से खींच लेगा और खींचने की वजह से स्टेबल स्टेट बनेगा, बराबर है, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और जितना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, जितना ये बढ़ते जाएगा उतना ही इसका रेट भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने से हमारा ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबल बन जाता है और जितना ये स्टेबल बनता है उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा। अगर ये दोनों फिनोमेनॉन साइमल्टेनियसली दिए तो हमको इसको लेके चलना है, क्योंकि इसके ऊपर ये आता है, ठीक है, ये ज़्यादा भारी है, ये थोड़ा सा कम है। अब और क्या रहेगा, जो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप है हमारा, ठीक है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, थर्ड क्या है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप कौन से थे हमारे, RX, RF, RBr, RCl, बराबर है, लिख लेते हैं RI, RBr, RCl और RF, ऐसे थे। अब इसमें लिविंग ग्रुप जितना जल्दी छोड़ के जाएगा उतनी जल्दी अच्छे से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, बराबर है। अब इसमें लीव पहले कौन करेगा, RI, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl। क्यों, साइज है ना, इसका साइज बड़ा है, बड़ा साइज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड ब्रेकिंग जल्दी होगा, इसीलिए हमारा RI जब रहेगा तब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू RF, क्योंकि RF के बॉन्ड की साइज़ कम है तो बॉन्ड ब्रेकिंग में डिफ़िकल्ट जाता है, बराबर है। और एक क्या है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा कि रिएक्शन कैसे होगा, या फास्टर होगा या स्लोअर होगा। कैसे, जितना नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी कैसे, जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है उतना ही रेट क्या रहेगा, हाई रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो रेट भी बढ़ते जाएगा। ये है हमारा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब कैसे, क्योंकि रेट जो है हमारा वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, RX और साथ में न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हमारा रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमको एक याद रखना है कि जब जब कॉन्सेंट्रेटेड या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएंगे तो हमारा SN2 ही रिएक्शन शो करेगा, और जब जब वीक न्यूक्लियोफाइल आएंगे या वीक कॉन्सेंट्रेशन वाले हमारे न्यूक्लियोफाइल आएंगे तो हमको SN1 रिएक्शन शो करेगा। ये हमको कब काम में आ सकता है, जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उसमें हमको ये चीज़ काम में आ सकती है। ईजिली पहचान सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो SN2 शो करेगा या SN1। अब कैसे, अगर मैं बोलता हूँ कि OH निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, या फिर OPH निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, या फिर SH निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, या फिर आयोडीन निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, या फिर साइनाइड माइनस न्यूक्लियोफाइल है, या फिर CH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो हमारा जो है रिएक्शन वो SN2 रिएक्शन शो करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, ठीक है, ये इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई रहता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए SN2 रिएक्शन शो करेंगे। और अगर मैं बोलता हूँ कि H2O है, अगर मैं बोलता हूँ कि CH3OH है, अगर मैं बोलता हूँ कि CH3OOH है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, तो हमारा कौन सा रिएक्शन शो करेगा, SN1। तो आपको ये इजीली आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत काम में आ सकता है। अगर ये आप लर्न करके रखते हो तो आपको इजीली पता चल सकता है कि SN2 रिएक्शन है या SN1 रिएक्शन है। अब हम देख लेते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जिसके ऊपर से हमको हमेशा ही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्या रहेगा, हमने यहाँ पे क्या प्लॉट कर दिया है, एनर्जी प्लॉट कर दी है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन प्लॉट कर दिया है। अब इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा रिएक्टेंट, बराबर है, और यहाँ पे आएगा हमारा प्रोडक्ट। अब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट जो है वो कुछ एनर्जी गेन कर रहा है, बराबर है, रिएक्टेंट क्या कर रहा है, कुछ एनर्जी गेन कर रहा है। किस लिए,
स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट शो करने के लिए, बराबर है। उसने कुछ एनर्जी गेन कर ली, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट हो गया। अब ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे कौन सा आ गया, कौन सा कंपाउंड बना था, आपको याद होगा, ये जो है हमारा सबसे स्टेबल कंपाउंड बना था, पेंटावैलेंट, जैसे कि OH डैश 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 C, हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे डैश डैश X, ऐसे हमारा कंपाउंड बना था। कहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट पे, ये जो टॉप है वहाँ पे ये कंपाउंड बना है। और उसके बाद क्या बना था, हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ था, क्या हुआ था, ROH, और रिएक्टेंट क्या था हमारा, RX। इस तरह का रिएक्शन हो रहा था। अब ये जो रिएक्टेंट है वो कुछ एनर्जी गेन कर रहा है, किस लिए, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट शो करने के लिए। वो जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा E। ये क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम डिफाइन करते हैं डेल्टा E से लिखते हैं। उसके बाद जो रिएक्टेंट है उसके भी नीचे प्रोडक्ट का ग्राफ जा रहा है एनर्जी की, इसमें देख रहे हैं, इसकी एनर्जी तो यहाँ तक है रिएक्टेंट की, बट प्रोडक्ट की तो उसके भी नीचे आ रही है। तो क्या हो रहा है, हीट कुछ बाहर निकल रही है, डेल्टा H, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा H यानी क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन। अब हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या कर रही है, हमको निगेटिव साइन में दे रही है। इसका मतलब हमारी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, लो टेम्परेचर पे ये कैरिड आउट होंगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये बैकवर्ड रिएक्शन शो कर सकती है। तो ये हो गया हमारा टोटल ग्राफ। अब इसमें एक ही आपको टॉप दिख रहा है, इसका मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है। SN2 में हमको 2 टॉप दिखते थे, इसका मतलब वहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन होती थी। और इसमें SN2 क्यों लिख रहे हैं ये आपको याद है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल भी पार्ट कर रहा है और अल्किल हैलाइड भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके यही कमेंट मुझे नए वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं। और साथ ही ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है।